नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है सोयो क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं और आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे कि ये हमारी संधि की श्रृंखला चल रही है। संधि की श्रृंखला हमारी काफी लंबी हो चुकी है और अभी थोड़ी और बाकी है, क्योंकि हमने बहुत कम समय में बहुत कम ही नियमों को पढ़ा है, जिससे उन नियमों की पुनरावृत्ति आप बराबर से कर पाए, क्योंकि लगातार पढ़ने से और उसको भूल जाने से कोई मतलब नहीं है। तो मध्य में इतना समय होता है अगली वीडियो के लिए कि आपको जो पढ़ाया गया है उसकी पुनरावृत्ति आप कर पाए, उससे संबंधित यदि आपको कोई भी उदाहरण मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाए। तो संस्कृत की श्रृंखला में और संस्कृत में संधियों की श्रृंखला में जहां पर हम आन पड़े हैं वो है व्यंजन संधि का मिड सेशन। हम व्यंजन संधि के मिड में आ चुके हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने उन संधियों में बहुत कुछ नियमों को देखा, बहुत कुछ नियमों को हमने जाना। आप पिछली यदि हम स्लाइड देखें तो आप देखिए यहाँ पर हमने ता द के बहुत सारे नियम देखे। उसके पहले व्यंजन संधि शुरुआत से ही हमने ता दा के नियम हम देखते चले आ रहे हैं। उसके पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी हुई थी। दीर्घ संधि स्वर संधि के प्रकार पढ़े हुए थे, जिसमें दीर्घ वृद्धि वृद्धि अयादि पूर्व रूप इन सभी संधियों को पार करते हुए व्यंजन संधि के हमने बहुत सारे नियमों को देख लिया है। तादा की श्रृंखला भी समाप्त नहीं हुई है। मध्य में कहीं भी तादा अपना स्थान लेकर आ जाता है, कभी ला के साथ, कभी ट ढ के साथ। तो यहाँ पर जो आज एक नियम मैं आपको बताने वाली हूँ वो है शा के साथ। यदि शा के बाद षटकोण का सा दिया है, यदि पहले पद के अंत में शा है और बाद वाले पद के प्रारंभ में यदि ता और था हो तो ता का ट हो जाता है और था का ढ हो जाता है। याद रखिएगा, यदि पहले पद के अंत में षटकोण का शा हो और दूसरे पद के प्रारंभ में या तो ता हो या था हो, यदि ता रहता है तो ता टा में परिवर्तित हो जाता है और यदि था रहता है तो वो ठ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? आकृष्ट प्लस तहा मिलके हो गया आकृष्ट। आकृष्ट ये शब्द हमने कई बार सुना है, पर इसकी संधि ऐसे टूटेगी ये तो हमने आज देखा है कि ये तो नियम पर आधारित संधि हमने तोड़ी हुई है। तो आकृष्ट में सा लगा हुआ है अंत में और बाद में उसके ता है, तो ता का टा हो जाएगा, मिलके शब्द होगा आकृष्ट। दूसरा है सस प्लस थह षष्ठा। कितनी बार हम षष्ठा षष्ठा षष्ठी ये पढ़ते हैं और षष्ठा कक्षा ये सब बोलते हैं, पर ये नियमों के आधार पर जब हम समझते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है ये शब्द इस तरीके से टूटेगा। तो जी हाँ, सस प्लस था और षष्ठा, क्योंकि था है सा के बाद और था का ठा हो जाता है, जो कि हमने नियम में भी देखा। अगला नियम देखिए, फिर से हम तादा पर की बात करते हैं। ता दा के बाद यदि ला हो तो ता दा भी ला में ही परिवर्तित हो जाता है। ता दा के बाद यदि ला हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ता दा भी ला में परिवर्तित हो जाता है। किंतु ता दा हलंत वाले होंगे, इसलिए जब ये ला में परिवर्तित होगा तो ये आधा ही होगा, पूरा ला नहीं आएगा। उत प्लस लेखा, तो ता ला में परिवर्तित हुआ, ता चूंकि हलंत वाला है इसलिए ला भी हलंत, लेकिन शब्द के मध्य में हलंत को नहीं लगाना है, उसका आधा अक्षर रख देना है। तो ये हो जाता है उत प्लस लेखा उल्लेखा। तो ऐसा यदि ता के बाद आपको कोई भी ला शब्द आता है व्यंजन संधि में तो आप उसी ला को वापस से आधे अक्षर में परिवर्तित कर दीजिए और वो उल्लेखा बनेगा। अगली स्लाइड। यदि ना के बाद पहले पद के अंत में देखिए ना है और ना के बाद यदि ला है, मैं तुरंत आपको उदाहरण बता रही हूँ, कर्सर पर ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंटर पर। ला है तो ना का ला हो जाता है। देखिए महा, ये ना था, ना का ला हो गया, लाभ पूरा आ गया। किंतु ये ना नकार जो है, ना जो है वो चंद्र बिंदी में भी परिवर्तित होता है और वो भी पहले आने वाले अक्षर पर। तो महान लाभा, महन लाभा, महन लाभा, उस न का उच्चारण, उस अनुनासिक अनुस्वार का उच्चारण हमारे चंद्र बिंदु का उच्चारण होगा तो महन लाभा। अगला है यदि पद के अंत में ना हो, अभी ना के बाद ला हुआ तो ना ला में ही परिवर्तित हो गया और चंद्रबिंदी में आ गया। लेकिन यदि पद के अंत में ना है और ना के बाद कोई स्वर है, दीर्घ स्वर, तो यहां पर कोई भी स्वर है, ना के बाद यदि स्वर है तो ना का द्वित्व हो जाता है। कभी कभी
अपवाद भी आता है। कभी-कभी अपवाद में आप देखिए कि यदि ना किसी पद के मध्य में हो और उसके बाद कोई दीर्घ स्वर आता है तो ना का द्वित्व नहीं भी होता है, ये अपवाद है। हम महन्नग्रह नहीं बोलते, हम महानाग्रह बोलते हैं। पर हम हसन्नागता नहीं बोलते, हम हसनागता नहीं बोलते, हम हसन्नागता बोलते हैं। ये कुछ अपवाद होते हैं और जब भी हम पढ़ने के लिए निकलते हैं तो ये स्वाभाविक है, हमें अपवादों का सामना करना पड़ता है। किसी नियम में हमें वही नियम फॉलो करना पड़ेगा, तो किसी अपवाद में हम उस नियम को फॉलो नहीं कर पाते। जैसा कि आपके सामने दिया है, पद के अंत में ना है, ना के बाद दीर्घ है, तो ना का द्वित्व हो जाता है, मतलब ना 2 बार प्रयोग हो जाता है। और वहीं यदि ना के बाद दीर्घ है किसी अपवाद में, किसी अपवादिक शब्द में, तो वहां ना द्वित्व नहीं होता है, ना अपना सिंगल में ही रहता है और दूसरे वाले पद का जो मात्रा है वो अपने में जोड़ लेता है। महान आग्रह, हसन्ना मता, तो इस प्रकार के इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये हमको बार-बार इनको देखना पड़ता है कि कहीं कोई अपवाद तो नहीं है। अपवाद है तो हम उस तरीके से बात करते हैं, अपवाद नहीं है तो इसलिए अपवादों पर ध्यान भी देते जाइए और साथ में जो नियम है उनको फ़ॉलो करते जाइए। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था कि अगर इस तरीके के अपवाद वाले शब्द आपको मिलते हैं, यदि वहाँ पर महान आग्रह में द्वित्व नहीं होता है, तो आप समझ जाइए नियम तो व्यंजन संधि का ही फ़ॉलो होगा, किंतु ये अपवाद है। और वहां पर ये दीर्घ संधि कतई नहीं होगी। महान धन आग्रह में हम व्यंजन ही लगाएंगे, बस अपवाद के रूप में ये उपस्थित है और यहाँ पर अपवाद नहीं है, इसलिए हसन्नागता। तो ये नियम है और ये नियम बहुत ही कठिन है। जिस दिन ये मेरी व्यंजन संधि हो जाती है उस दिन मैं एक वीडियो पुनः व्यंजन संधि के एक एक नियम को बताते हुए लूंगी, भले वो जो वीडियो है वो लंबा हो जाए, क्योंकि अभी मैंने छोटे वीडियो किए हैं तो एक लंबा वीडियो तो हम पढ़ ही और सुन ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके लिए ज़्यादा नियम नहीं लाई। नियम तो 3, 4, 5 थे, किंतु बहुत ही छोटे-छोटे नियम थे। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसा कि हमारा नियम है हम रिवाइज़ करते हैं। तो यदि पद के अंत में शा है और शा के बाद ता और था है, तो ता का टा और था का ढा हो जाता है। जैसे आकृष्टः और सष्टः। ता दा के यदि ला है तो तादा ला में ही परिवर्तित हो जाता है, किंतु आधा तो उल्लेखा। यदि ना के अंत में ला है, ना के बाद यदि ला है तो वो ना ला में परिवर्तित हो जाता है, किंतु उस नकार का उसके पहले वाले अक्षर पर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग हो जाता है। यदि पद के अंत में ना है और ना के बाद वाले पद में यदि कोई स्वर आता है, दीर्घ स्वर, तो कोई स्वर आता है, इसके बाद कोई स्वर आता है तो वो ना का द्वित्व हो जाता है, किंतु अपवाद है, यदि ना के बाद दीर्घ स्वर आता है तो ना द्वित्व नहीं होता है, ना उस अपवाद के साथ या फिर यूं कहें उस दीर्घ शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अगले वीडियो में हम आगे के नियम आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद।